Hello student, I hope you are fit and fine. Today we are going to continue our fifth chapter in chemistry, that is surface chemistry. बच्चों आज हम इस वीडियो में आपका जो मैं ये चैप्टर आपको इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका सेकंड पार्ट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इस वीडियो में मैं आपको मेन जो आपका है इसमें मैं आपको कैटलिस्ट वाला टॉपिक क्लियर कराऊंगी। कैटलिस्ट से आपका हर साल देखा गया है कि बोर्ड में भी आपका 1-2 नंबर में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपका कंपटीशन के बेस पे भी आपका ये टॉपिक जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग का हो, नीट का हो, तो आपका वहाँ पे कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इस वीडियो में मैं कंप्लीट कैटलिस्ट से रिलेटेड जितना भी आपका 12th CBSE बोर्ड की 12th NCERT कवर कर रहा है वो आपका मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कैटालिसिस। तो कैटालिसिस जानने से पहले हमें कैटालिस्ट पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या है, क्योंकि जिस केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट लिया जाता है उस रिएक्शंस को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैटालिस्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आपका एक ऐसा सब्सटेंस है, एक केमिकल्स ऐसा मटेरियल होता है जो आपका क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जनरली हम कैटालिस्ट किन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं बच्चों, हम कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं केमिकल रिएक्शन जो आपकी क्या होती हैं, बहुत स्लो होती हैं। उन रिएक्शंस को स्पीड देने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, आपका कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटालिस्ट इंक्लूड करते ही आपकी रिएक्शंस की स्पीड क्या होती है, जो बहुत स्लो होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो रिएक्शंस आपकी बहुत लॉन्ग टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपके जल्दी ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो कैटालिस्ट आपके वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की क्या कर देती है, स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है। तो स्पीड को इंक्रीज़ वो कैसे करती है, रिएक्शन में आपको मालूम है कि हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन नहीं हो पाती जिनकी, ठीक है, या जो आपस में बोलेंगे सेम नेचर के नहीं हैं, जो आपस में बॉन्डिंग बनाना नहीं चाह रहे हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट क्या कर सकते हैं, उनको हम एक्टिवेटेड कंपाउंड में, कि मतलब वो आपका एक्टिवेट हो जाएं, उनमें कोलिजन हो, कोलिजन को हम क्या करते हैं, उनका बढ़ावा देते हैं कैटलिस्ट की हेल्प से। कोलिजन मतलब जो उनमें टकराने की उनकी स्पीड होगी। ठीक है, तो जितना अच्छा कोलिजन होगा उतना अच्छा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपका क्या करता है, सिर्फ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की कोलिजन पावर को इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक कैटलिस्ट का और कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर आपसे पूछा था कि कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट आपका क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को एक तो बढ़ा देता है, और दूसरा आपका कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ एज अ मोटिवेटर है। इसका मैं आपको और इजीली एक उससे समझाऊं एग्जांपल से। तो जिस तरह से बच्चों आपका टीचर है, ठीक है, या कोई भी ट्यूटर है आपका, तो वो आपको क्या कर रहा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। आपने एग्ज़ाम आपने देना है। ठीक है, कोई भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, आपने 12th का आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके टीचर क्या हैं, आपके एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको सिर्फ तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। जो आपका एग्ज़ाम देना है वो आपने लेना है, उसमें आपका क्या है, टीचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल से आपको कभी कैटलिस्ट आप भूलो तो ये ध्यान रखना कि आपका जो टीचर होता है वो आपका एज अ कैटलिस्ट आपके साथ क्या करता है, आपका जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दोगे आपके साथ बना रहेगा। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दे दिए वैसे ही आपका कैटलिस्ट जो टीचर है वो क्या करेगा, आपका अलग हो जाएगा और आपका नेक्स्ट जो सेशन के बच्चे होंगे उनको स्टार्ट करेगा पढ़ाना। तो आपका अभी जो पूरे सेशन में 12th के बच्चों का काम रहता है, या आपका प्रोडक्ट, आपका मेन एम क्या है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो उसको तैयार करवाने में, जो भी आपका रिजल्ट आया उसकी तैयारी करवाने में आपका टीचर ने आपका क्या किया, पूरे साल भर आपकी हेल्प की। ठीक है, तो रिएक्शन में भी आपका जब तक रिएक्शन पूरी नहीं हो जाती, मतलब जब तक प्रोडक्ट नहीं बन जाते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल change at the end of the reaction, and the phenomena is
नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, तो आपका जो चीज़ें मैंने क्लियर की वही आपका डेफिनेशन में भी है। कैटलिस्ट आपका ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को विदाउट इन इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, और अपने आप किसी भी तरह से रिएक्शन में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड द फिनोमेना। और जिस भी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरह कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं या कैटलिस्ट की हेल्प से हम जो रिएक्शन करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ कैटालिसिस जो है आपका, कितने तरह की कैटालिसिस प्रोसेस होती है या कितने तरह की कैटालिसिस रिएक्शंस होती हैं। तो कैटालिसिस आपका जो क्लासिफाई करा हुआ है वो 2 टाइप से किया हुआ है बच्चों। फर्स्ट इज हेट्रोजिनस कैटालिसिस, सेकंड वन इज होमोजिनस कैटालिसिस। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं बच्चों कि केमिस्ट्री में कुछ जनरल आपके वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम 6-7 से सुनते आए हैं और अगर हमें वहीं पे वो क्लियर हो जाते हैं तो आपका क्या है, आप उससे डेफिनेशन क्या कर सकते हो, आपको निकाल सकते हो। हेट्रो मतलब होता है आपका जहाँ पे डिफरेंट फेज हो, मतलब अलग अलग, जैसे आपकी सॉलिड लिक्विड गैस 3 टाइप्स ऑफ मैटर की जो मेन क्या है आपका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो आपका हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, जहाँ पे आपका एक फेज दूसरे फेज से मैच नहीं करेगा, या हेट्रो वर्ड जहाँ पे भी आता है वो आपका डिफरेंट को क्या करता है, आपका इंडिकेट करता है। उसी तरह से होमो है, होमो आपका सेम के लिए आता है। होमोजिनस रिएक्शन तो मतलब जहाँ पे सेम रिएक्शन आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। उसी तरह से केमिकल और फिजिकल चेंजेस भी है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस अगर हमें मालूम है तो फिजिकल वर्ड कहाँ जहाँ पे भी आपका क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो फिजिकल मतलब होता है टेम्परेरी और केमिकल मतलब होता है आपका परमानेंट। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखना। तो कैटालिसिस प्रोसेस इज 2 टाइप्स, वन इज हेट्रोजिनस एंड सेकंड वन इज होमोजिनस कैटालिसिस। अब सबसे पहले हम जानेंगे, जो मैंने बोला कि हेट्रो मतलब ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे डिफरेंट फेजेस का आपका क्या किया गया है, कैटालिस्ट को यूज़ किया गया है, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हेट्रोजिनस कैटालिसिस। व्हेन द कैटालिस्ट is in a different phase from that of reactants, the phenomena is known as heterogeneous catalysis। ठीक है, जब आप ऐसे कैटलिस्ट को क्या करो, यूज़ करो किसी भी रिएक्शन में जिसका आपका फेज मतलब जिसकी आपकी फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से अलग है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजिनस कैटालिसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। अगर हमने अमोनिया को क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ठीक, तो हम क्या कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया का आपका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन को इंक्लूड करना पड़ेगा उसके साथ। तो NH3 + O2 गिव्स आउट। ये रिएक्शन आपकी किसकी हेल्प से होती है, कैटलिस्ट की हेल्प से होती है। और कैटलिस्ट कौन सा हम यूज करते हैं इसमें, प्लेटिनम, PT। ठीक है, और प्लेटिनम आपका कैसा फिजिकल स्टेट है उसकी, सॉलिड, ये S लिखा हुआ है मैंने, दैट मीन्स सॉलिड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी NH3 + O2 गिव्स आउट एट द प्रेजेंट ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। आपका अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, दैट मीन्स NO में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, गैसेस फेज में अमोनिया ली थी, ऑक्सीजन भी जो ली थी वो हमने गैसेस फेज की ली थी, बट जो हमने कैटलिस्ट सेलेक्ट किया, कैटलिस्ट हमने कैसा लिया, सॉलिड लिया। तो दैट मीन्स जो आपका कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी फेज क्या है, वो आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट फेज है। रिएक्टेंट आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स है, कैटलिस्ट आपने सॉलिड लिया। तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नोन हेट्रोजिनस कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमेना, ये कंप्लीट जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप की कैटालिसिस रिएक्शन है, हेट्रोजिनस कैटालिसिस रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द H2SO4, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसकी अगर रिएक्शन हम देखें तो इसमें आपका क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो SO2 + O2 ये भी आपके किसकी प्रेजेंस में होता है, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, एक कैटलिस्ट है जो आपका सॉलिड होता है। तो SO2 इज gaseous molecules, O2 is also gaseous molecules, but in the presence of vanadium pentoxide which is a solid catalyst। तो आपका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस फेज में थे, बट जो आपने कैटलिस्ट यूज किया वो आपका सॉलिड फेज का है। तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ हेट्रोजिनस कैटालिसिस रिएक्शन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ आपका नेक्स्ट है इसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पूछ लिया जाता है कई बार, आपके एडजॉर्प्शन थ्योरी पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप वाइज आपको क्लियर करूंगी कि आपको स्टेप प्लान करने हैं कि जो हेट्रोजिनस
एडजॉर्प्शन थ्योरी है हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, कि मतलब जो आपका हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वो आपका एडजॉर्प्शन के टाइम पे, जो एडजॉर्प्शन हमने फर्स्ट उसमें वीडियो में मैंने क्लियर किया था, एडजॉर्प्शन क्या था, एडी आपका हाफ एब्जॉर्प्शन था, ठीक है। उस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि आपका सरफेस पे क्या हो जाता है, आपका एब्जॉर्बिंग जो सब्सटेंस होता है वो आपका ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू बल्ब, ठीक है। तो आपका हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की थ्योरी में क्या आएगा आपका, दिस थ्योरी हैज़ 5 स्टेप। ये जो थ्योरी अगर हमने लर्न करनी है या समझनी है तो आप ध्यान रखने के एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है आपकी हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की वो 5 स्टेप में आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है आपका, ये मैंने आपके जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसको ऐसे ही लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब डिफ्यूजन आपका कहाँ होता है रिएक्टेंट्स का, ऑन द सरफेसेस ऑफ कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट की सरफेस पे आपका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब पहले आपका क्या हो, डिफ्यूजन हुआ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब मतलब अपर सरफेस में ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के अपर सरफेस में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट वीडियो से भी इसे कोरिलेट करना। एड्जॉर्ब मतलब सिर्फ सरफेस पे आपके क्या होंगे, टेम्परेरी एड्जॉर्ब होंगे, ओके। नाउ थर्ड स्टेप, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ हीटेड कैटलिस्ट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगी आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेसेस ऑफ हीटेड कैटलिस्ट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक। कैटलिस्ट के सरफेस पे जब आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से या 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से वो आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर क्या होने लग जाती है, आपकी रिएक्शन होने लग जाती है, ठीक है। एक आपका मैं बीच में आपको एक चीज़ और बता दूं, कैटलिस्ट जो है बच्चों वो आपका मेन रोल प्ले क्या करता है, कैटलिस्ट आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अपनी आउटर लेयर पे वो आपका क्या करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को जगह देगा ताकि वो क्या कर पाए, आपस में रिएक्शन करें, ठीक है, ओके। नाउ स्टेप फोर्थ में क्या होता है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या था आपका, डिसॉर्प्शन मैंने बोला था कैसे याद रखेंगे, डिसॉर्प्शन था आपका रिमूवल था आपका, अलग से बताती हूँ आपका, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन था, ठीक है, रिमूवल। ये डिसॉर्प्शन ध्यान रखना बच्चों, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपका, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन था, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो हुआ है अपर सरफेस पे, अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू से क्या करते हैं, रिमूव कर दें तो आपका क्या है, डिसॉर्प्शन प्रोसेस है, ओके। फोर्थ स्टेप में आपका डिसॉर्प्शन हो जाता है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपका इंटरमीडिएट बना, मतलब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनना था, इंटरमीडिएट अगर किसी भी रिएक्शन में बन जाता है दैट मीन्स अब रिएक्शन हो जाएगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेप में डिसॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो इंटरमीडिएट बना था वो आपका क्या हो जाता है, सरफेस के कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की सरफेस पे आपका ये डिसॉर्प्शन वो हुआ था, इंटरमीडिएट बना था, अब आपका डिसॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो थे, जो इंटरमीडिएट बन चुका है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। अब जो आपका इंटरमीडिएट था, मैंने कहा अगर इंटरमीडिएट किसी रिएक्शन में बन जाता है दैट मीन्स रिएक्शन अब हो जाएगी इजीली, ठीक है। इसीलिए आपका कैटलिस्ट का मेन काम कहाँ तक था कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तक लाना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जैसे ही बना आपका कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, डिसॉर्प्शन मतलब आपका अलग कर देगा अपने आप को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से, और आपका जो इंटरमीडिएट है वो आपका फाइनल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैटलिस्ट आपका फिर से आपका अलग होके क्या कर देगा, अपना सरफेस किसी दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे बच्चों तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज ये आपका कोई कैटलिस्ट है, ठीक है। अब ये आपके क्या है, कैटलिस्ट सरफेस है, ये आपकी क्या है, सरफेस की साइट है, जो आपके क्या करके बाय डैश मैंने क्या करके छोड़े हुए, ठीक है। ये आपके रिएक्टिंग कैटलिस्ट की क्या है, एक्टिवेटेड साइट है, ठीक। अब आपका सपोज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या है, ए प्लस बी रिएक्शन थी आपकी ए और बी के बीच में, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है जिनको हमने रिएक्शन करवानी थी, बट ये आपस में रिएक्शन नहीं हो रही थी, आपकी बहुत स्लो रिएक्शन हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया, एज अ कैटलिस्ट हमने एक केमिकल सब्सटेंस को इसमें इस रिएक्शन में ए प्लस बी में हमने यूज़ किया,
ठीक। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या होगा आपका एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे, आपके कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। सरफेस कहाँ पे एडजॉर्ब होंगे, जहाँ पे भी इनको क्या मिलेगी, ये आपके सिंगल बॉन्ड मिल रहे, कहीं पे भी आपके ये क्या कर देंगे, अपने आप को एडजॉर्ब कर देंगे सरफेस पे। तो ये आपके इस तरह से हो जाते हैं बच्चों, देखो ये आपके इन दो साइड में, आपके किसी भी दो साइड्स में आपके क्या हो सकते थे, एडजॉर्ब हो सकते थे, बट सिर्फ अपर लेयर में। तो आपका ए जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था वो एक साइड पे अटैच हो गया, और जो बी था वो आपका दूसरी कैटलिस्ट के रिएक्टिंग साइड पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन बोला, सिर्फ अपर सरफेस में दिखा रहे हैं ए और बी को, दैट मीन्स आपका इनर बल्क में नहीं गया है। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमेशा सरफेस के कहाँ होंगे, आउटर लेयर पे या सरफेस पे क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, जब ये एडजॉर्ब हो गए तो आपका केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे रिएक्शन होने लग जाएंगी और एक तरह का इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो देखो आपका यहाँ पे क्या थे, ये सिर्फ एडजॉर्ब हुए थे, इनमें किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी थी, और अब जब आपके ये एडजॉर्ब हो गए तो इनमें क्या बनने लगी, फिर बॉन्डिंग बनने लगी। ठीक, तो ये एक तरह का मतलब जिनमें रिएक्शन नहीं हो रही थी तो बॉन्डिंग बन गई, मतलब ये आपका इंटरमीडिएट बना दिया। ठीक है, कैटलिस्ट ने अपना सरफेस प्रोवाइड किया जहाँ पे ये एडजॉर्ब हुए। आफ्टर एडजॉर्बिंग ये आपके क्या किस में कन्वर्ट हो गए, आपके इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गए। ठीक, फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन, मतलब जो आपके ये एडजॉर्ब हुए थे कैटलिस्ट की सरफेस में, ये अब क्या करेगा, कैटलिस्ट इनको हटा देगा। ठीक है, अपने से। तो ये इस तरह से आपका कैटलिस्ट तो क्या हो गया, फिर से अलग हो गया। ठीक, और आपका जो इंटरमीडिएट था वो आपका अलग होके किस में आ गया, ए सिंगल बॉन्ड बी में, दैट मीन्स ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए प्लस बी था, इससे आपका जो प्रोडक्ट बना ए सिंगल बॉन्ड बी बना, बट किसकी हेल्प से बना, कैटलिस्ट की हेल्प से बना। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की। कई बार यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपका 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये स्टेप्स भी आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप ऐसे ही याद करना कि एडजॉर्प्शन थ्योरी 5 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले डिफ्यूजन होता है, फिर एडजॉर्प्शन होता है, फिर आपका इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, देन डिसॉर्प्शन एंड देन डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, सॉरी, होमोजेनस कैटालिसिस। अब हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में हमने डीपली पढ़ा कि होमोजेनस कैटालिसिस क्या होते हैं, अब हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होते हैं, अब हम जानेंगे होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में। तो होमो मतलब सेम, ठीक है, वहाँ पे क्या था हेट्रोजेनस कैटालिसिस में, आपका जहाँ पे आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल फेस थी वो आपके कैटलिस्ट की फेस से आपकी अलग थी, या जो कैटलिस्ट हम ले रहे थे किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, उसमें क्या हो रहा था, आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की फिजिकल फेस से आपका कैटलिस्ट की फिजिकल फेस मैच नहीं कर रही थी, मतलब डिफरेंट फेस थी, तो हमने हेट्रोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन बोला उनको। तो यहाँ पे ये उसका अपोजिट होता है, व्हेन द कैटलिस्ट is present in the same phase as that of reactant, the phenomena is known as homogeneous catalyst। अगर आप रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की फिजिकल फेस से मैच करता हुआ कोई कैटलिस्ट लेते हैं तो वो आपका होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन होगी। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3। अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाना है सल्फर डाइऑक्साइड का, किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो आप क्या करवाते हैं, अगर आप 2SO2 प्लस O2 बोथ आर गैसेस स्टेट, इसको आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो किस कैटलिस्ट की हेल्प में, नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प में, NO, दिस इज ऑल्सो अ गैसेस मॉलिक्यूल्स, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये दिस इज ऑल्सो अ गैसेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे आपका फिजिकल स्टेट जो है वो सेम है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे आपका उस फिनोमिना को हम होमोजेनस कैटालिसिस बोलेंगे, और इस कैटालिस्ट को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस कैटालिस्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ये वर्ड आपने 11th में भी सुने होंगे बच्चों। तो हाइड्रोलिसिस मतलब आपका वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं अगर हम एस्टर में, तो आपका हमने कोई मॉलिक्यूल लिया CH3COO(C2H5), ठीक है, तो इसमें अगर हम वाटर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में आपके कौन से दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक तो एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, और सेकंड वन इज एल्कोहल। ठीक है, तो आपका एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, 2 टाइप के आपके क्या बन जाएंगे, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड
कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि आपके सॉलिड कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार, बहुत बार आ चुका है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं। इसमें है आपका सबसे पहले सॉलिड कैटलिस्ट के दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, वन इज एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड सेकेंड वन इज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी तो सिंपल है, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी किसे बोलेंगे, मतलब उसका एक्टिविटी, उसके वर्ड से क्लियर हो रहा है वैसे हमें। एक्टिविटी मतलब कैटलिस्ट कितना एक्टिव है वो पता चलेगा हमें कि वो रिएक्शन को कितने अच्छे से कंप्लीट करवा रहे हैं, कितने जल्दी से आपका क्या हो रही है, कोई रिएक्शन कैटलिस्ट डालते ही कोई रिएक्शन पहले क्या हो रही थी, बहुत स्लो हो रही थी, हमने जैसे ही कैटलिस्ट को डाला आपका क्या हो गया, रिएक्शन एकदम से जल्दी से हो गई। ठीक है, तो वो आपकी एबिलिटी है कैटलिस्ट की टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हर जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक सेम टाइप की क्या नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है। कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज तो करते हैं, ये तो कैटलिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा ही, बट आपकी सभी जो कैटलिस्ट होंगे वो आपके एक जैसे क्या नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बहुत फास्ट कर देगा, कोई क्या करेगा, आपका स्लो करेगा, मतलब आपकी जितनी रिएक्शन स्लो हो रही थी उससे थोड़ा इंक्रीज तो करेगा बट उतनी तेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपकी एबिलिटी है किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्शन को तेज करने की। तो एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट अगर आपका पूछा जाता है तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डज नॉट react at all under normal condition. However, in the presence of platinum as a catalyst, they react with each other. ठीक है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो आपका आपस में रिएक्शन नहीं करता है, बट जैसे ही हम प्लेटिनम उसमें क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, आपका तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, वाटर बना लेता है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी बहुत फास्ट होती है। तो दिस इज द एबिलिटी और एक्टिविटी ऑफ अ प्लेटिनम कैटलिस्ट। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी क्या है बच्चों, आपकी सेलेक्टिविटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, मिक्सअप मत करना। आपकी सेलेक्टिविटी क्या है कि आपकी किसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपकी रिएक्शन क्या हो, इधर उधर ना जाए, आपकी रिएक्शन जिस एम से आप क्या कर रहे हो, अपनी रिएक्शन को करवा रहे हो। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी, बट अभी इससे मैं प्रीवियस एग्जांपल से इसे कोरिलेट करूं कि आपका हाइड्रोजन और वाटर का जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, बट आपका ये भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके आपका सिर्फ वाटर नहीं बनता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, H2O2। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपका कैटलिस्ट का आपका सिलेक्शन है कि आपको वाटर चाहिए तो आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो। अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए होता तो आप प्लेटिनम को यूज़ नहीं करते एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्शन है आपका कैटलिस्ट का कि आप ऐसे कैटलिस्ट का सिलेक्शन करें या आपका कैटलिस्ट ऐसा हो जो आपका एक पर्टिकुलर यील्ड यानी रिजल्ट, जो आप रिएक्शन जिस एम से करा रहे हो उसी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी हेल्प करे। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं। बोथ डिहाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल आर पॉसिबल। ठीक है, एथेनॉल का क्या है, एथेनॉल क्या है, C2H5OH। एथेनॉल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट ओनली वन रिएक्शन इज मेड टू अकर। अब आपको ध्यान से समझना बच्चों, सपोज आपके पास एथेनॉल है, CH3CH2OH, आपको चाहिए एल्डिहाइड, एथेनॉल चाहिए, एथेनॉल इज CH3CH2। ठीक, तो आप इसका क्या कराओगे, डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है बच्चों, आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, ये आपके कीवर्ड्स है, ऑर्गेनिक में भी आएगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपको एथेनॉल से एथेनॉल चाहिए तो आप क्या करोगे, कॉपर कैटलिस्ट का यूज करोगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आप एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिएक्शन आपकी होगी CH3CH2OH गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Cu एंड 573 केल्विन अगर आप इसमें टेम्परेचर डालते हो तो आपका एथेनॉल में ही कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने इस रिएक्शन को बोला डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, और अगर आपको एथेनॉल से क्या चाहिए, इथीन चाहिए,
अगर एथेनॉल से इथीन चाहिए मतलब डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है आपका अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेशन मतलब होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना, रिमूव करना। तो अगर आपको एथेनॉल से इथीन चाहिए तो आप क्या बनाओगे, इसको आप Al2O3 कैटलिस्ट यूज़ करोगे, जिसमें आपका क्या होगा, आपका एथेनॉल कन्वर्ट होगा इथीन में, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके, रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर आपका रिमूव हो जाएगा एथेनॉल से। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, CH3CH2OH गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 दैट इज एल्यूमिना। आप इसका यूज़ करोगे तो आपका एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, रिमूवल ऑफ water. The removal of water is called dehydration and removal of hydrogen is called dehydrogenation. इन दो वर्ड्स को ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपकी आएंगे और वहाँ पे आपको हेल्प लेगी कि अगर आपको मालूम है डिहाइड्रोजनेशन हमने कहाँ पे सुना था, तो डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, और अगर आपको डिहाइड्रेशन वर्ड मिलता है कहीं पे तो डिहाइड्रेशन करवाना है, दैट मीन्स आपका रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स ये भी आपके कैटलिस्ट से रिलेटेड है। तो प्रमोटर्स आर द सब्सटेंस दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट एंड द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। ओके, तो आपके प्रमोटर्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे। ठीक है, मतलब आपकी जो रिएक्शन बहुत लॉन्ग टर्म चलती हैं बच्चों, उसमें आपकी क्या होती हैं, आपका कैटलिस्ट को भी ज़रूरत पड़ती है किसकी, किसी दूसरे केमिकल मटेरियल की जो उसकी एक्टिविटी को क्या करे, प्रमोट करे। ठीक है, मतलब जैसे आपका मैं एक एग्जांपल लूँ इसमें, अगर मैं बोलूँ कि आपका चार्ज करने के लिए आपका जो रिएक्शन बहुत टाइम तक चलती है, हमने उसमें कैटलिस्ट यूज़ किया, तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि तब तक वो आपका क्या कर रहा है, रिएक्शन के अंदर अपना काम प्ले कर रहा है, दैट मीन्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को मोटिवेट कर रहा है। बट जो रिएक्शन बहुत लॉन्ग टर्म्स तक चल रही है उसमें क्या हो जाता है, आपका कैटलिस्ट अपने आप ही उसकी एक्टिविटी क्या होने लग जाती है, थोड़े टाइम बाद स्लो होने लग जाती है, दैट मीन्स उसकी जो पावर होती है या जो उसकी बैटरी होती है वो आपकी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उस कंडीशन में हम उस रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं, आपका कैटालिटिक प्रमोटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रमोटर क्या करेगा, आपका कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करेगा, और कैटलिस्ट क्या करेगा, आपका रिएक्शन की पावर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका आपका एग्जांपल लूँ, इन हेबर प्रोसेस, बहुत फेमिलियर प्रोसेस है, आपने 9th-10th में सुना होगा कि हेबर प्रोसेस में आपकी बनाई जाती है अमोनिया। ये भी आपने ध्यान रखना है, जितनी प्रोसेस के नाम आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा इसका क्लियर बता दूंगी, अभी फिलहाल इसको क्लियर करें। तो आपका हेबर प्रोसेस में आपकी जो अमोनिया बनती है बच्चों, वो कैसे बनती है, नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन का मिक्सचर डालना पड़ता है 1:3 में, N2 + 3H2 गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और MO। तो Fe क्या है, आपका कैटलिस्ट है, और MO मोलिब्डेनम क्या है, उसमें आपका प्रमोटर है। मतलब वो आपका क्या करेगा, Fe के पावर को इंक्रीज करेगा, और Fe क्या करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा। ओके, तो आपके तब जाके आपका क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो N2 + 3H2 गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट एंड MO कैटालिटिक प्रमोटर, आपका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में। ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट आपकी जो कैटलिस्ट, जो आपके केमिकल सब्सटेंस क्या करें, कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज करें, उनको हम कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपके जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो आपके कैटलिस्ट को अपना काम नहीं करने देते हैं, तो उनको हम कैटालिटिक प्रमोटर बोलेंगे, और जो आपके कैटलिस्ट की स्पीड को या रिचार्ज करते रहें कैटलिस्ट को ताकि वो अपना प्रॉपर काम करते रहें, उनको हम कैटलिस्ट प्रमोटर बोलेंगे। ठीक है, तो पॉइजन के भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, लाइक CO, आर्सेनिक, ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक के आपके कैटालिटिक पॉइजन के एग्जांपल हैं। ओके, नाउ इज नेक्स्ट पेज बच्चों, इसमें है आपका एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटलिस्ट आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैटलिस्ट पोर्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको आपने पूरा लर्न करना है जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, तो एंजाइम कैटलिस्ट को सबसे पहले हम और के नाम से जानते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है और बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल दैट मीन्स आपकी लाइफ साइकिल का जो जितने भी आपके लाइफ लिविंग उसमें सेल्स में बॉडी के इनसाइड आपकी क्या होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस को करवाने के लिए आपका एंजाइम क्या करता है, उसमें एक मेन रोल प्ले करता है।
ठीक है। सिंपल सा मैं इसमें एग्जांपल बोलूँ कि जो आपकी वन टाइम की मील होती है, जो आप एक टाइम में खाना खाते हो, अगर आपके बॉडी में एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है, एंजाइम भी आपका क्या कर रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है, कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। दैट मीन्स आपकी जो बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं उनको करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका एंजाइम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता तो आपका वन टाइम का जो मील होता है, खाना होता है, उसको पचाने में आपको क्या लगते, आपको कई दिन लग जाते, कई घंटे लग जाते, ठीक है। और आपकी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट आपको आपकी क्या हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस हुई, आपका एक्सक्रीटरी प्रोसेस हुई, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई। ये सारी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो आपकी कहीं ना कहीं आपकी किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रही हैं, एंजाइम्स की हेल्प से कंप्लीट हो रही है। इसीलिए आपको एंजाइम कैटलिस्ट को क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंजाइम आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, दैट मीन्स आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये आपकी लिविंग सेल्स में, मतलब बॉडी एंजाइम के लिए हम कोई अलग से कोई मटेरियल नहीं लेते हैं, एज अ सब्सटीट्यूएंट ये आपकी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब आपके सोर्सेज होते हैं कि जिसको खाने से आपके एंजाइम्स बॉडी में अच्छे से बनते हैं, ठीक, वो उसकी भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। बट आपका सिंपल सा एंजाइम आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं, और ये आपके प्रोड्यूस होती हैं लिविंग सेल्स से विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन आपका प्लांट किंगडम में भी आपके क्या होते हैं, एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, जिससे उन में जो आपकी लिविंग बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है उनको भी आपकी एंजाइम क्या करते हैं, करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब एंजाइम्स क्या है आपका, अगर हम केमिकल उनकी वो देखें कि कंपोजिशन देखें कि एंजाइम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो एंजाइम्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन्स बोल सकते हैं, विद मोलर मास रेंजिंग फ्रॉम 15,000 टू कितना 1 लाख ग्राम पर मोल। जो इनका मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका लगभग आपका इतना होता है, ठीक है, इस रेंज के बीच में होता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट एज दे कैटलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनको हमने बायोकैटलिस्ट क्यों बोला, क्योंकि आपके कई बायोकेमिकल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको आपका क्या करते हैं, कैटलाइज करता है। अकर इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेंटेन अदर लाइफ प्रोसेस। आपकी लाइफ प्रोसेस जो है, आपके जो सिस्टम है वो प्रॉपर अपना काम करता रहे, वो इन्हीं के हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से क्या करता है, हमारी सारी बॉडी जो है, जो आपके आप फिट हो, आप फिट क्यों हो, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इनसाइड बॉडी में है वो आपकी क्या हो रही है, समय पे हो रही हैं। अगर एक भी प्रोसेस आपकी क्या होती है, टाइम लेती है, डाइजेशन सिस्टम, आपको कुछ खा रहे हो पच नहीं रहा है, या आप सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो गया, आपको अनहेल्दी बनाएगा। तो आपके एंजाइम्स की हेल्प से आपका क्या हो रहा है, सारी बायोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, अपना प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। या कोई भी प्रोसेस जो है आपकी इनसाइड द बॉडी वो आपकी प्रॉपर टाइम से हो रही है, ठीक। अब हम सब कॉमन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि कौन सी आपकी केमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो आपकी होती हैं। तो सबसे पहले आपकी एंजाइम्स के नाम है बच्चों, ये आपने सब लर्न करने हैं बच्चों। यहाँ से 1 नंबर का मैं बता दूँ कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, और 12th के 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहाँ से आता ही आता है कि इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो आपका कौन से किस मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, किस में आपके ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सुक्रोज हुआ, यूरिया हुआ, मिल्क हुआ, लैक्टोज है, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, माल्टोज है, ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में अगर ये आपके क्या ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स में ना आए, तो आपके डाइजेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, आपको दिक्कत करेंगे। तो इनको सिंपलर मॉलिक्यूल में, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स मतलब बिग मॉलिक्यूल हैं, इनको जब तक हमने क्या नहीं किया, सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं किया किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये आपके सिंपलर मॉलिक्यूल में किसकी हेल्प से ब्रेक होते हैं, ये एंजाइम्स की हेल्प में क्या करते हैं, ये आपके टूट जाते हैं, ठीक है। और जब वो आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं तो बॉडी क्या कर देती है, उनको डाइजेस्ट कर देती है। ओके, तो यही हमने याद करना है। जो आपका इन्वर्टेज एंजाइम है, इसका सोर्स है यीस्ट, मतलब यीस्ट में ये पाया जाता है, और इसका ये क्या करता है, इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो सुक्रोज इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आपका
स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक, जो डाइजेस्ट हो सकता है बॉडी में, ठीक। नेक्स्ट यूरेज है, यूरेज आपका सोयाबीन में पाया जाता है और ये यूरिया को आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 प्लस NH3 में आपका तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। आपका लैक्टोबैसिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलाई आपका क्या हम मिलता है, कर्ड में मिलता है, कर्ड में मिलता है आपका सोर्स इसका, और ये क्या करता है आपको मिल्क को कर्ड में आपका ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका दूध से जब हम दही बनाते हैं तो आपका लैक्टोबैसिलाई आपका क्या होता है, एंजाइम होता है जो आपको इस प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। लैक्टेज है आपका, लैक्टेज के आपका डेयरी प्रोडक्ट में इसका सोर्स है, मिलता है आपका। लैक्टोज क्या करता है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपका लैक्टोज को ब्रेक करता है। पेप्सिन है, पेप्सिन आपका स्टमक में रिलीज होता है, पेप्सिन का काम है आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, और प्रोटीन कब डाइजेस्ट होगा, जब वो आपका एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। तो एमिनो एसिड आपके सिंपल मॉलिक्यूल है, डाइजेस्ट हो सकता है, बट आपका प्रोटीन डाइजेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक वो आपका क्या नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एमिनो एसिड्स में ब्रेक नहीं होगा, ठीक। जाइमेज है आपका, जाइमेज का भी सोर्स यीस्ट है, ये आपका ग्लूकोज को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। माल्टोज है आपका, माल्टोज यीस्ट में पाया जाता है और माल्टोज आपका ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स पे टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम। तो आपने ये याद भी करना है, और इसको ये एंजाइम्स के नाम भी, और ये आपका किस में आपका कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज को आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, या आपका प्रोटीन को अगर हमने अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, ये आपने सारे लर्न करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये टेबल जो है ये कंप्लीट आपको लर्न करनी है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, यहाँ से आपका कंपटीशन में भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ योर नेक्स्ट पेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। अब हम यहाँ पे एक एंजाइम कैटलिस्ट जो होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी, कौन से हैं। कई बार आपका बोर्ड अगर 12th हम लेके चलें तो वहाँ पे आपकी पूछी जा सकती हैं आपकी 1 मार्क्स में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एंजाइम कैटलिस्ट आर, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो आपके हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है, मतलब जो इनके काम करने की एक टाइम पीरियड होता है वो आपका काफ़ी आपका क्या होता है, एक अपनी इफ़िशिएंसी से करते हैं। दैट मीन्स आपका अगर हम बोले कि जैसे हम भी काम कर रहे हैं, कोई बच्चा काम कर रहा है तो क्या हो जाता है आपका एक पीरियड के बाद हम थकने लग जाते हैं, ठीक है। बट एंजाइम में ऐसा नहीं होता है, जब तक आपका कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी तब तक आपका क्या करेगा, एंजाइम अपना क्या करता रहेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के तरफ से हेल्प करता रहेगा, एज अ कैटलिस्ट उसे प्रमोट करता रहेगा, ठीक है। Their activity is increased in the presence of certain substance known as coenzyme, ठीक है। तो इनकी भी क्योंकि कैटलिस्ट है, मैंने जो अभी प्रमोटर और पॉइजन की बात की थी, तो एंजाइम भी एज अ कैटलिस्ट अगर यूज़ हो रहा है किसी रिएक्शन में और बहुत लॉन्ग टर्म्स तक कोई रिएक्शन चल रही है तो उनकी भी क्या हो जाती है, एक टाइम पे आपकी अगर एक्टिविटी कम होने लगी है तो आपका उसके लिए आपका प्रमोटर जो काम करता है, मतलब जो कैटलिस्ट की एबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो आपके क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर अ लार्ज चेंज। आपका जो कैटलिस्ट है वो आपका बहुत माइनर क्वांटिटी में लिया जाता है एंजाइम कैटलिस्ट की कंडीशन में भी, कि आपका अगर आपको बहुत मतलब उसकी क्वांटिटी से हम कंपेयर करें तो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी एक लार्ज क्वांटिटी को अगर हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है आप उतनी ही क्वांटिटी में क्या डालें, कैटलिस्ट डालें। कैटलिस्ट आपके क्या होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में लिए जाते हैं जो आपके लार्ज क्वांटिटी के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, ओके। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट मीन्स कैटलिस्ट कैन नॉट बी कैटलाइज मोर देन 1 रिएक्शन। अब ये भी ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है ये आपके बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर जैसे मैंने बोला अगर आपको सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना है तो उसके लिए आपको इन्वर्टेज ही एंजाइम को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका यूरेज आपका क्या कर देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सुक्रोज को तोड़ देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपका एक स्पेसिफिक जो आपका क्या होता है एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर एक ही तरह के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर सकता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक टू टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर भी क्या होता है इनके लिए फिक्स होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ देयर एक्टिविटी इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो आपके मतलब जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये आपका एक मैक्सिमम टेम्परेचर इनके लिए ये है जो सुटेबल टेम्परेचर है 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, दे आर डीएक्टिवेटेड एट हायर टेम्परेचर, ये आपके काम करना बंद कर देते हैं। डीएक्टिवेटेड मतलब आपका काम नहीं करेंगे, ठीक। अब आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लास्ट इस वीडियो का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन।
ठीक, जो आपने सारी बातें की आप इजीली इस डायग्रामेटिक उससे एंजाइम्स की मैकेनिज्म समझ सकते हो कि आपका जो एंजाइम है उसकी कैटालाइज रिएक्शन वो कैसे किसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस रिएक्शन की आपकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब स्टेप वाइज आपका जो एक हम रिएक्शन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या उसको हम समझते हैं, तो उसको मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम किस तरह से रिएक्टिंग किसी सबस्ट्रेट को या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन की। तो आपका एक सिंपल सी एक रिएक्शन है E+S, E इज एंजाइम, S फॉर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या बनता है आपका ES बनता है, ES इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट जिसे हम बोल सकते हैं। देन आपका ES आपका ब्रेक डाउन होगा E+P में, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ठीक, अब इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो एंजाइम सपोज बच्चों आपका क्या होता है, आपका एक की तरह काम करता है। ठीक है, की ही है आपका, की तरह काम करता है। और सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, आपका एक तरह का लॉक है। ठीक है, जिस तरह से आपका एक पर्टिकुलर लॉक आपका एक स्पेसिफिक की से ही क्या होता है, ओपन होता है। आपका हर चाबी हर ताले पे नहीं लगती है, सबको मालूम है। ठीक, उसी तरह से आपका पर्टिकुलर जो लॉक होगा वो अपनी ही की से या अपने ही एंजाइम से क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि सुक्रोज को अगर हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करना है तो हमें इन्वर्टेज डालना होगा रिएक्शन में। ठीक है, तो इन्वर्टेज का ही वहाँ पे क्या होगा, आपका काम होगा। ठीक, बाकी हम उसमें यूरेज डाल दें, लैक्टेज डाल दें, पेप्सिन डाल दें, वो आपका कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो आपका जब पर्टिकुलर लॉक पर्टिकुलर की के साथ आपका क्या होता है, फिट होती है चाबी, आपने जब हम लॉक को खोलते हैं तो आपका इस तरह से जब आपके ताले में लॉक फिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आपकी चाबी फिट होनी चाहिए। ठीक, तो एंजाइम भी आपका जब आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के साथ आपका क्या होगा, फिट बैठेगा, तभी जाके आपका क्या होगा, एंजाइम आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को किसमें, प्रोडक्ट मतलब खुल जाएगा आपका लॉक, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। और जो कैटलिस्ट है वो आपका क्या हो जाता है, फिर से अलग हो जाता है। तो कैटलिस्ट कौन सा है आपका, इसमें एंजाइम। एंजाइम आपका अलग हो जाएगा, मतलब आपका एंजाइम एज इट इज़ रहेगा, वो आपका फिर फर्दर आपकी जो रिएक्शन होगी उसके लिए आपका क्या करेगा, अपना फिर से काम स्टार्ट करेगा प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो ये आपकी एक सिंपल रिएक्शन है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो दिस मैकेनिज्म प्रोसीड इनटू 2 स्टेप, ये 2 स्टेप आपने ध्यान रखने हैं। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो आपकी 2 स्टेप में कंडक्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले एंजाइम आपका सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, बाइंड होता है, मतलब बॉन्डिंग करता है, और आपका बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक, अभी मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया दैट मीन्स रिएक्शन अब होगी, प्रोडक्ट आप कन्वर्ट होगा। ठीक, तो आपका मेन रोल कैटालिस्ट का क्या होता है कि वो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक रिएक्शन को ले जाना, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में पार्शियली बाइंड हो जाएं, जिससे आपका वो प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए आपका एंजाइम हेल्प कर रहा है। तो हम इसको रिएक्शन के थ्रू कैसे समझेंगे, E+S गिव्स आउट ES। E इज एंजाइम एंड S इज सबस्ट्रेट और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो आपका इसमें स्टार जो बना रखा है ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट करने के लिए बना रखा है कि आपका एक्टिवेटेड मतलब ये अब आपका एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये आपका क्या करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा ही कराएगा। ठीक, और फाइनली आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, डिकम्पोजिशन मतलब आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, E अलग हो जाएगा और S जो है वो आपका फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ES इक्वल्स टू गिव्स आउट E+P, P फॉर प्रोडक्ट। ठीक, तो जब आपकी प्रोडक्ट बन गया तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ये बच्चों आपका एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका कंप्लीट कैटलिस्ट का मैंने जितना भी आपका CBSE बोर्ड 12th में NCERT आपका डाल रहा है वो मैंने आपका कंप्लीट कराया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार सुनिए और आपको ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड तक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।